मतलब 100% सिक्योरिटी, ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो उसको इन्फेक्शन होनी नहीं। जो मेडिकल एजुकेशन है, जो खासकर डॉक्टर्स में, उनमें क्वालिटी में फ़र्क हुआ पहले से। बहुत वेट दो चीज़ों के मिश्रण से होगा, दो बुराइयों से, जंक फूड का सेवन और मोबाइल एडिक्शन होता है अफीम जैसी दवाइयों से, नशीली दवाइयों से एडिक्शन होता है। दो चीज़ें कहते हैं हम, हैबिचुएशन और एडिक्शन। या जेनेरिक ड्रग की दो शब्द की परिभाषा है कि एक तो वो सचमुच सस्ती होनी चाहिए और दूसरा जो बात है वो ध्यान से सुनने वाली है कि बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन है, इट इज़ सेकेंडरी टू कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। 90% ऑफ बीमारियों के लिए एक MBBS डॉक्टर ही ठीक सफिशेंट है, पर MBBS अच्छे से करा हो। उनको अपने इस काम के लिए, मेडिकल वर्क के लिए केसरे हिंद मिला था, जो उस समय का हाईएस्ट अवार्ड था। ये भी कॉस्मेटिक चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, एक भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स, मतलब ज़्यादा मेडिसिन देने से नहीं को वैक्सीन लगा के। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दिनेश खोसला। डॉक्टर दिनेश खोसला चिकित्सा जगत में 50 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों के विशेषज्ञ हैं और लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर दिनेश खोसला जी से बच्चों की बीमारियों से संबंधित मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर और डिब्बाबंद जो उत्पाद है उसको लेकर लंबी बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको 50 साल के आसपास प्रैक्टिस करते हो चुके हैं जी। तो मेडिकल लाइन में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। एक्चुअली मेन कॉज इस बदलाव का है कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जी। जैसे मैं अपने बैच की बात करूं, मैंने 1970 में मेरा एडमिशन हुआ था, तो पूरे साल भर की इस PGI की फ़ीस 600 रुपये होती थी। 600 रुपये पूरे साल की। जी। और उसके बाद भी टीचर्स ऐसे होते थे डेडिकेटेड कि कोई गरीब स्टूडेंट हो तो उसको किताबें भी मिल जाती थी, लाइब्रेरी से किताबें मिल जाती थी। सीनियर स्टूडेंट्स अपनी किताबें दे देते थे। तो एनाटॉमी के लिए स्केलेटन चाहिए होते थे तो वो सब सीनियर टू जूनियर ऐसे आगे आगे चलते रहते थे, नोट्स मिल जाते थे। लेकिन आज तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो 40 लाख तो कहने की बात है, इट रन्स इनटू करोड्स। जी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सब नए ग्रेजुएट से सुन रहा हूँ, सो फिर वो MD की अपनी ही पढ़ाई अच्छे वाले कॉलेज में कहीं करें तो MD का ही 2 करोड़ है ऑलमोस्ट 1 करोड़। या मेडिकल MBBS की पढ़ाई सिर्फ 2 करोड़, मेडिकल कॉलेज के MBBS की पढ़ाई के हॉस्टल का खर्चा अलग, ये रहना सहना अलग, और फिर कुछ सामने जो फीस बोलते हैं उससे भी 40 लाख तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसमें है, जिसमें कि नहीं होनी चाहिए थी। तो डॉक्टर साहब, आप एक पीडियाट्रिक्स के तौर पे आपने चूज किया था या कोई आपके परिवार में पहले भी इसी लाइन में थे? नहीं, पहले परिवार में मेरे दादा थे, वो आई सर्जन थे। हाँ, वो बेरी में उन्होंने 30 साल काम किया। ही वॉज ऑल्सो ए वेरी फेमस आई सर्जन फ्रॉम 1920 टू 1950। तो दादाजी का क्या नाम था, ताकि जो पुराने हमारे दर्शक हैं उनको भी दादाजी का नाम डॉक्टर हुकमचंद खोसला था जी, पर उनको लोग फिर प्यार से बेरी वाले डॉक्टर साहब भी कहते थे। इनफैक्ट रिटायर होने के बाद बाबा मसनास इंस्टीट्यूट में भी सबसे पहले उन्होंने आके आई सर्जरी शुरू करी। 1950 में रिटायर होकर जब वो रोहतक आए तो उसके बाद उन्होंने आई सर्जरी शुरू करी एंड ही वॉज हाईली डेकोरेटेड। उनको अपने इस काम के लिए, मेडिकल वर्क के लिए केसरे हिंद मिला था, जो उस समय का हाईएस्ट अवार्ड था। तो डॉक्टर साहब, जब आपने प्रैक्टिस की तो उस टाइम पे मेडिकल लाइन इतनी, मेडिकल फील्ड इतना एडवांस नहीं था, तो बच्चों का इलाज कैसे होता था और उनको क्या एहतियात बरतनी होती थी? बीमारी कौन कौन सी होती थी बच्चों में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम ना एक 10-90 गैप की बात करते हैं हेल्थ में जी, जिसका ये मतलब होता है कि आज की हम स्थिति देखें तो 90% ऑफ मेडिकल मैन पावर 10% डिजीज़ के ऊपर काम कर रही है।
जो कि अमीर लोगों की बीमारी हैं या जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, सारे हॉस्पिटल या तो हार्ट हॉस्पिटल हैं, या वो लिवर हॉस्पिटल्स हैं, या वो लंग्स की बीमारियां, जो कि जिनको या डायबिटीज़ के ऐसे बड़े सेंटर हैं। जबकि 90% ऑफ मैन पावर को कॉमन डिजीज़ के डॉक्टर होना चाहिए। 90% ऑफ सोर्सेज भी कॉमन डिजीज़ के ऊपर होना चाहिए। सो हमको कॉमन डिजीज़ के लिए तैयार करते थे जी। कॉमन डिजीज़ में उस समय भी इतनी दवाइयाँ नहीं चाहिए थी, आज भी उतनी नहीं चाहिए। तो हम तो जब भी कहीं पे देखते हैं, किसी भी मेडिकल में गए, चाहे सिर दर्द की भी दवाई लेंगे तो वो एक पर्ची पे 6-7 दवाइयाँ लिख के दे देते हैं कि आप हमारे फार्मा से ख़रीद लीजिए। हाँ, तो इसमें यही मेडिकल एजुकेशन में फ़र्क आया है। उस समय क्योंकि हमें उपलब्ध नहीं था, तो हमें बतौर क्लिनिशियन अपनी क्लिनिकल सेंस को शार्पन करना होता था। तो उसमें पेशेंट से हिस्ट्री लेना, खोद के अच्छे से पूछ के कि कितने दिन से क्या शुरू हुआ, उसको फिर उसका सिर से पैर तक एक एक लक्षण को एग्जामिन करना, इसमें हमारे को परफेक्ट करा जाता था। आपका कहना ये है कि जो मेडिकल एजुकेशन है, जो खासकर डॉक्टर्स में, उनमें क्वालिटी में फ़र्क हुआ पहले से बहुत ज़्यादा। जबकि बाकी सब साइंसेज हैं, आप स्पेस साइंसेज कीजिए या और लीजिए, उनमें ओवरऑल वृद्धि है, साइंस में भी वृद्धि है। हमारे यहाँ अब मैं कोई बुरा ना माने ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की क्वालिटी एज ए पर्सन काफ़ी कम हो गई। मतलब जो हम एमडी में सीखते थे वो अब डीएम को उतना आता है, जो अब एमबीबीएस में तैयार होते थे उतना काम अब एमडी कर सकता है। बट असिस्टेंस ऑफ मशीन्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, उस समय हमारे को ये प्रॉब्लम थी कि इनका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी उस टाइम पे, हाँ। लेकिन जो डॉक्टर की जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो 95% पेशेंट्स को, जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई है, उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जैसे मैं अपने क्लिनिक में अगर किसी दिन समझिए 50 पेशेंट देखे, तो 2 से ऊपर इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी केयरफुली एग्जामिन द पेशेंट, और मेरे न्यूरोलॉजिस्ट दोस्त तो ये कहते हैं कि हम तो 98% डायग्नोसिस हिस्ट्री से ही कर सकते हैं। सो ये 90-10 का जो ब्रेकअप है, ये कई जगह पे काम आता है। 90% ऑफ बीमारियों के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर ही ठीक सफिशेंट है, पर एमबीबीएस अच्छे से करा हो तो। मतलब आज तो ये देख रहे हैं कि जैसे ना मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी डाउन गई है और विटामिन एम के पीछे डॉक्टर्स ज़्यादा भाग रहे हैं। विटामिन एम वो मनी के पीछे। जो विटामिन एम है, ये डॉक्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि लोगों को जो सामने दिखता है, पर उस डॉक्टर को भी डॉक्टर बनने के लिए विटामिन एम बहुत देना पड़ता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो वो विटामिन एम के सहारे चलते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो वही मैंने आपको कहा ना कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन है, इट इज़ सेकेंडरी टू कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और जो कमर्शियल मेडिकल एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी भी पुअर टू वेरी पुअर। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाकर देखेंगे तो साथ में हॉस्पिटल तो अटैच है नहीं। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, इस PGIMS का नाम था MCH। क्या मतलब होता है? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दिस इज़ ए हॉस्पिटल विच इज़ अटैच टू द मेडिकल कॉलेज। जी। तो इसको सिविल हॉस्पिटल की तरह ढेरों ढेर पेशेंट नहीं देखने। इसकी रेशो होती है कि 100 स्टूडेंट लेने हैं तो 1500 बेड का हॉस्पिटल साथ में होगा, ताकि उनको एजुकेशन के ट्रेनिंग के दौरान सारा स्पेक्ट्रम ऑफ मरीज़ वो देख लें। सो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को अब ऐसे सारा दिन भीड़ लगी रहती है, ऐसे पेशेंट नहीं लेने होते किसी भी PGI को। ओनली रेफर्ड पेशेंट फ्रॉम, क्योंकि इसका पर्पज़ है, दिस इज़ अटैच टू मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज, तो इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी है कि वो आके हिस्ट्री लें, ट्रेनिंग लें। अब यहाँ के टीचर्स, अब आजकल तो ये टीचर्स बेचारे पेशेंट ही देखते रहते हैं, ऑपरेशन ही करते रहते हैं, इस करके उनको पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बैचेस बड़े बड़े हो गए हैं। हमारे छोटे छोटे बैच पहले 40-40 में 3 डिवाइड होते थे, फिर 10-10 के छोटे और बैच। जैसे A बैच बना तो उसमें A1, A2, A3
वो 3 और बैच हो गए, उनको एक ट्यूटर के पास जाके बेड साइड पे पेशेंट खड़े हो गए, 6 मरीज 6 मेडिकल स्टूडेंट खड़े हो गए, तो उनको सारा डिटेल्ड हिस्ट्री लेके केस प्रेजेंटेशन करके और फिर पीयर ग्रुप कंसल्ट और सीनियर जो स्टूडेंट एमडी के स्टूडेंट कर रहे होते थे वो एमबीबीएस को स्किल देते थे। बेड साइड स्किल कभी भी सीनियर टीचर्स नहीं देते, कभी कभी वो केस टेकिंग ले लेते थे, पर वो थ्योरी पढ़ाने में ज़्यादा होते थे। और ऐसे करके स्किल और टेक्स्ट और टोटल टेक्स्ट जो बढ़ जाते थे। अब हालांकि साइंस बढ़ गई है लेकिन टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया। अगर हम मेडिकल बुक्स पे जाएं, मेडिकल बुक्स के स्टोर पे, तो दैट फेलो इज़ नाउ, वो मेरे को कहता है डॉक्टर साहब आप कहाँ की मिलती, मैं टैक्स मांगने जाता हूँ कि टेक्स्ट बुक नहीं आ गई हो, तो हमें पुरानी आदत है कि नया एडिशन आएगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो ऐसे करके वो अब ग्रेजुअली, और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो या तो पॉलिटिशियन ओन्ड है या वो बिजनेसमैन ओन्ड है। तो डॉक्टर साहब आपने मेडिकल क्वालिटी एजुकेशन की तो बात की, क्वालिटी मेडिसिन के बारे में आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक साल्ट है वो आपको 100 रुपये में मिलेगा, उसी दूसरे साल्ट की दवाई वो 20, 30, 40, 50 रुपये में मिल जाएगी। तो ये क्वालिटी मेडिसिन के बारे में ये जो लोग भ्रमित है कि भाई वो दवाई लेनी है वो नहीं लेनी, और पीजीआईएमएस की आपने बात की और भी कई बात की, तो लोग जो डॉक्टर हैं वो स्पेशल उसी साल्ट की दवाई लिखते हैं, उसी मेडिकल स्टोर की दवाई लिखते हैं, या हम तो अखबारों में लिखते रहते हैं कि वो फला मेडिकल स्टोर पे ही दवाई मिलेगी। तो ये क्या खेल है? ये समस्या ना बहुत जटिल है ओपी जी। ये जो है ना, ये सिंपल समस्या नहीं है। देखिए यहाँ सारे एडवांस कंट्रीज़ में, आप यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, नॉर्मल यूज़ की तकरीबन 550 दवाइयाँ हैं, ठीक है। जेनरिक बोलते हैं? नहीं, जेनरिक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ये 550 एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। एसेंशियल। तो ईच कंट्री हैज़ ए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है जी। हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बड़े साल हमने वो करी है जद्दोजहद, अब 5-6 साल पहले जाके तैयार हुई है। तो आपको मैं अगर वो दिखाऊं कि नेशनल जो फार्मूलरी बनी इंडिया की, इट हैज़ गॉट 524 सिंगल साल्ट ड्रग्स, ठीक है जी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, सिर्फ 25 दवाइयाँ हैं जो 2 आपस में जुड़ के बड़ी स्टैंडर्ड सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स और कुछ कैंसर वाली दवाइयाँ, वो 2 साल्ट एक में मिला के, तो 524 से ज़्यादा जो भी बन रही हैं सिंगल साल्ट से ऊपर, वो इलीगल मेडिसिन है बेसिकली आज के कानून से देखें तो। और हिंदुस्तान के मार्केट में 75,000 दवाइयाँ, 500 से 75,000, 524 चाहिए, 75,000 डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं सारे मार्केट तो में। इस पे कोई चेक नहीं है? चेक हो ही नहीं सक रहा, वो इतने पावरफुल हैं लॉबीज। वो फार्मास्यूटिकल्स देखें, बेबी फार्मूला देखें, सारे इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज आ जाती हैं कि नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट देम। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई फ्री दवाई है, फ्री इलाज है, सब कुछ फ्री है, तो ये क्या है? नहीं, फ्री तो पता नहीं, फ्री तो कुछ हो ही नहीं सकता ना ज़िंदगी में। जो गवर्नमेंट कह रही है कि फ्री है, वो एक्सचेकर से पे होता है, टैक्स पेयर मनी से पे होता है, वो कहीं से फ्री तो किसी तरीके से भी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दवाइयों में मैं जो बात कर रहा था, आपने बीच में जेनरिक ड्रग बोला जी। जेनरिक ड्रग की 2 शब्द की परिभाषा है कि एक तो वो सचमुच सस्ती होनी चाहिए, और दूसरा जो बात है वो ध्यान से सुनने वाली है कि बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसकी गुणवत्ता जो है ट्रेड वाली दवाई के बिल्कुल 100% बराबर होनी चाहिए जी। और ये गुणवत्ता 100% बायो इक्विवेलेंट सर्टिफाइड होनी चाहिए। अभी 3 स्थान पे जो है ना दवाइयों को सर्टिफाई होना चाहिए। एक तो जो रॉ मटेरियल आया, प्रिंसिपल जो इंग्रेडिएंट होता है वो सर्टिफाई होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पे उसको जो फार्मूलेशन बनाते हैं, फार्मूलेशन बनाने का मतलब होता है कि एक गोली में समझो 5 मिलीग्राम दवाई है, तो वो 5 मिलीग्राम जो है उसकी 5 मिलीग्राम तो गोली बन ही नहीं सकती ना, बिल्कुल बूंद जितनी बनेगी। तो उसमें एडिशन करते हैं, एक्सिपिएंट्स कहते हैं उसको जी। या 5 ml में 30 मिलीग्राम एक सिरप बना रहे हैं
तो सिरप की वॉल्यूम तो 100 ml है, तो उसमें जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर बने और जो एक्सिपिएंट डालें उनकी क्वालिटी कंट्रोल हो, उसको कहते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जी। और उसके बाद तीसरे पे जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका बैच सर्टिफाई होना चाहिए। तो जैसे ISI का मार्क होता है दवाइयों के ऊपर, फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर, वैसा मार्क होना चाहिए। जेनरिक का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम उसका साल्ट नेम यूज़ करेंगे। बाकी देशों में जेनरिक मेडिसिन आर बायो इक्वलेंट, हमारे देश में बायो इक्वलेंट नहीं है और सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मतलब जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड से महंगी है मिल रही हैं। तो वो कैसे फिर एक आम आदमी को इलाज संभव है? नहीं, संभव ही नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर कॉन्शियस हो और वो लिखता है। मेरे को जैसे मैं खुद केमिस्टों की दुकान पे जा जा के कई दवाइयाँ टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ, लेबलिंग पढ़ता हूँ। आजकल हम GMP की सील आनी शुरू हो गई है। अब वो 2015 का ये GMP लॉ आया हुआ है, तो बड़ी कंपनियों पे अब लागू हो गया। इस बार ही फिर वार्निंग दी कि आप GMP का सील लगाओ, ऊपर मार्क लगाओ उसको और GMP मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करो। वो छोटी फैक्ट्रियों वाले फिर एक्सटेंशन ले लेते हैं कि अभी 6 महीने और दो जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है जी, हमसे तो हो नहीं सकता जी। आई मीन इफ दे कैन नॉट मेक गुड क्वालिटी ड्रग्स, तो हमारे मरीजों को मारने का तो कोई हक नहीं है ना, बच्चों को मारने का तो कोई हक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप 5 दशक से बच्चों का इलाज कर रहे हैं जी। तो जब आपने प्रैक्टिस की 40 साल पहले, तब बच्चों में कैसी बीमारियां थी और कितने बच्चे बीमार होकर आपके OPD में आते थे और आज कितने आ रहे हैं? नहीं, बच्चे तो बीमार उतने ही हो रहे हैं सर। जो सबसे मेजर फ़र्क है ना, हम पहले सिर्फ देखते थे कम वज़न के बच्चे। जी। मतलब कुपोषण जो है उसका स्पेक्ट्रम कम वज़न वाला, और उनसे इन्फेक्शंस ज़्यादा। बच्चों में TB के भी बहुत ज़्यादा होते थे। TB अब कम होगी, बच्चों की TB कम होगी डेफिनेटली, मैं कम देखता हूँ। खैर डॉक्टर्स भी इंक्रीज़ हो गए। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी प्राइवेट फील्ड में, मैं अकेला डॉक्टर था। अब कम से कम 20-25 डॉक्टर सिटी में ही, तो पेशेंट बटे भी हैं। और थोड़े से जैसे प्रोग्राम शुरू होते हैं गवर्नमेंट के, कि जैसे TB की दवाई अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फ्री मिलती है, गुड क्वालिटी मेडिसिन इज़ अवेलेबल। कुपोषण के लिए भी एक अभियान चलते हैं स्कूल्स में। कुपोषण में बड़ा ड्रामा फ़र्क हुआ है कि अब हम दोनों तरफ का कुपोषण देख रहे हैं जी। कम वज़न के बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन उतने जो सूखा रोग कहते थे जिसको, उतने ज़्यादा कुपोषित बच्चे अब नहीं देखते। अब नहीं है। हाँ, और दूसरा स्पेक्ट्रम भी साथ जुड़ गया मोटापे का। आज के दिन बच्चों में मोटापे की एक कॉमन सी बीमारी है। यस, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग जी। सो अब मैं क्लिनिक में दोनों तरह के बच्चे देखता हूँ। और ये जैसे कोरोना का एपिडेमिक आया, कोविड एपिडेमिक आया, उसके बाद वायरल सर्ज बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये ना एक थ्योरी है कि जैसे हम इम्यूनाइजेशन शुरू करते हैं, जितना हम इम्यूनाइजेशन बैक्टीरियल ड्रग्स बीमारियों के ऊपर बढ़ा लेंगे तो उतना एलर्जी वाली बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बैक्टीरियल बीमारियों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने से एलर्जिक डिसऑर्डर्स, मतलब ज़्यादा मेडिसिन देने से नहीं, वैक्सीन्स लगा के बीमारियों की प्रिवेंशन करने से, अगर हम बैक्टीरियल बीमारियों को कम कर लेंगे तो इन्फेक्शस डिजीज को कम कर लेंगे तो एलर्जिक फिनोमेना शुरू हो जाएगा। एलर्जिक में किस तरीके का? जैसे सबसे बड़ी ये वातावरण के प्रदूषण की एलर्जी, सांस की जो बीमारियां हैं, दे आर ऑल रिलेटेबल टू, जिस दिन AQI ज़्यादा होता है उस दिन उसके हिसाब से बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो सांस की मतलब एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है। हाँ, या स्नीजिंग है, या आजकल एक एडिनोइड हाइपरट्रॉफी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। या मैं कह नहीं सकता पक्का कि पहले इतनी नहीं होती थी, मैं डिटेक्ट नहीं करता था इतनी एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, अब ज़्यादा है। कान की इन्फेक्शंस, छींकें, स्किन की एलर्जीज। स्किन की एलर्जीज के 2 कारण हैं। एक तो सिंथेटिक क्लोथिंग, सारी प्योर कॉटन क्लोथिंग ही नहीं रही, जो कि हमारी जलवायु में नहीं हो सकती। एक बेबी कॉस्मेटिक्स, मतलब मेरे हिसाब से एक भी बेबी कॉस्मेटिक चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, एक भी। हमने 40 साल पहले एक रिट पिटीशन डाली थी। जैसे आप देखते हैं ना, इन पे लिखा होता है बेबी लोशन, बेबी सो एंड सो, ब्रांड नेम लिख के बेबी पाउडर,
नाम भी आते थे कई कंपनियों के नाम। नहीं, इन सब के ऊपर लिखा होता है बेबी लोशन, बेबी पाउडर। सोप। हमने एक लाइन की पिटीशन डाली थी, टेल अस व्हाट इज बेबी इन योर प्रोडक्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के कि इसमें बेबी क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट में। आज तक जवाब नहीं मिला हमें उस प्रोडक्ट इस बात का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे बच्चों को आज घंटों घंटों माँ बाप जो है अपनी मेहनत बचाने के लिए डायपर इस्तेमाल करवा देते हैं छोटे बच्चों को, वो कितना सही है कितना गलत है? देखिए, जो चीज़ ठंडे मुल्कों से ईजाद होके हमारे पास आ रही है, वो ना कपड़े सूट, वो तो इस टाइम सूट डाल रहे होंगे, गर्म सूट डाल रहे होंगे। हम तो नहीं डाल रहे ना, हम तो टी शर्ट में आ गए, कुर्तों में आ गए अपने आराम से। तो ऐसे ही वो सिंथेटिक मटेरियल है ना, तो वो सारा कुछ बीच में रोक लेगा तो नेचुरली वो स्किन डिजीज़ होएगी। डायपर रैश होना लाजमी है। तो हम अपनी हर परंपरागत चीज़ को नहीं छोड़ सकते। सारा परंपरागत जो चीज़ है, तो वो कॉटन के जो बदले जाने वाले लंगोट थे, हमारे लिए वही बेहतर थे। आजकल तो उनको जो आजकल की जो जनरेशन है वो तो उनको लाइक ही नहीं करते उन चीज़ों को। ना, जनरेशन का कोई कसूर नहीं है सर, भ्रामक विज्ञापनों का प्रॉब्लम है। ये इसकी अब कड़ी जुड़ जाएगी, मोबाइल व्यूइंग, भ्रामक विज्ञापन और बिहेवियर चेंज इन सोसाइटी। आप मोबाइल देख रहे हैं, देखते देखते डायपर का एग्जाम्पल वो आपके ऊपर, दे कैन सिलेक्ट के एक मदर देख रही है इसको, आपके 2-3 मैसेजेस से गूगल देवता जी को पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं ये लेडी और ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रही है, तो फ्लैश कर जाएगा आपके जान सोचे बिना से फ्लैश कर जाएगा। और उनके पीयर ग्रुप सारा उसी मीडियम को देख रहा है। वो सारे डॉक्टर खोसला के पास नहीं लेने आ रहे या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, वो सारा दिन उनकी आंखों के आगे ऐसे फ्लॉप करके देते हैं। तो दैट खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। आज के टाइम में मैं बिहेवियर चेंज जो सोसाइटी में है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है मोबाइल और इंटरनेट मीडिया का एक्सपोजर जो है, जो कि वांटेड भी नहीं है। अगर कोई आदमी उसको सिलेक्ट करके कर रहा हो ना कि मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन दो, ये तो अनवांटेड है कि आप देख रहे हो उन्होंने आपकी स्क्रूटनी सी कर ली है और आपको फ्लैश कर रहे हैं आपके फेस में। मोबाइल से अपने आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हैं हर फील्ड के। दे फील के वो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ना भी फील करें, उनको लगता है कि ये जब इतना, और फिर वो देखते हैं कि लाइक कितने हैं इसके। अगर उनको दिखता है भी इसके तो 10,000 लाइक्स हैं, इसके तो 1 लाख लाइक हैं, उससे उनकी कन्फर्मेशन हो जाती है, जस्टिफाई करते हैं। बड़ा बहुत भारी मकड़ जाल है ना ये सारा। वो साथ में रिव्यू भी देते हैं, कस्टमर रिव्यू जी, उसमें 5 स्टार लगे दिख जाए तो बस फिर तो वो समझते हैं प्रोडक्ट पास ही पास है। जबकि वो 22 से 5 इक्वल मन स्थिति के लोगों ने देखी होती है, जिन्होंने स्टार दिए उनकी मन स्थिति भी वही थी जो 6वां बंदा देख रहा है। तो एक समय अवधि से ज़्यादा डायपर यूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, कॉटन का यूज़ करना चाहिए जब तक कर सको। अब ये है कि हमें वुमेन फ्रेंडली भी होना पड़ता है। अगर पहले वुमेन वर्किंग नहीं थी, अब वर्किंग है, वी हैव टू सी कि वो सवेरे बेचारी आधी नींद में ना जाए काम पे, पर अल्टरनेटिव्स बनाना पॉसिबल है। तो बच्चों की डॉक्टर साहब पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए जो बच्चे कम से कम बीमार हो, और बीमार हो जाए तो उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए? उसमें पोषण ठीक होना चाहिए, अपने आप पोषण ठीक रहे तो अपने आप ही बीमारी की दर ठीक हो जाती है। जैसे पहले 6 महीने पूरी सिक्योरिटी, मतलब 100% सिक्योरिटी, ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो उसको इन्फेक्शन होनी नहीं। माँ का दूध पिए, माँ का दूध 6 महीने तक। हाँ, उससे बड़ी कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं है हमारे पास पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और वो जो बोतल का दूध पीते हैं निप्पल लगा के, ऐसा कुछ, उससे 20 बच्चे रोज़ मरते हैं आज भी हरियाणा में, बोतल वाले दूध से। बॉटल पीने से डायरियल डिजीजेस, कान की इन्फेक्शन, निमोनियाज 13 से 30 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। 13 से 30 गुना ज़्यादा? फिर भी लोग पिला रहे हैं, कहाँ कमी है? पिला भी रहे हैं, वो मैंने आपको बताया ना भ्रामक, ये भ्रम सारा ब्रेस्ट फीडिंग को जो हम इंडिया में इट वाज ए नॉर्मल प्रैक्टिस, ये डब्बा बंद दूध वालों ने
फॉल्स नैरेटिव, बहुत मेहनत के, बहुत लाखों रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट वालों को दे के उन्होंने फॉल्स नैरेटिव बताया कि अगर किसी तरीके से भी आप नहीं दूध पिला सक रहे तो हमारा फिर नेक्स्ट बेस्ट है। इट इज़ नॉट नेक्स्ट बेस्ट, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। आर्टिफिशियल है ना। पहले आपने मिल्क को कई चीज़ों में ब्रेक कर दिया। यू नो, पैकेज फूड पे अगर हम आए, पैकेज फूड इट सेल्फ इज़ एन आर्टिफिशियल फूड। जो नेचुरल फूड हम किसको कहते हैं? आपने तो ये जो पैकेट फूड है इसके लिए अगेंस्ट काफ़ी लड़ाई लड़ी है। अब तो अलग कहीं से से रिसर्च पाई मामला? हाँ जी, वो मैं बताता हूँ आपको, पर मतलब मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा सुनने वालों को कि हम ताज़ी सब्जी लाते हैं बाज़ार से, तो बाहर रखी है हमने, 2 दिन में ख़राब होनी शुरू हो जाएगी ना। ठीक है, इसका मतलब ये फूड था जिंदा, ये जीवित था, तो बाहर रखने से डिके होना शुरू हुआ। तो दिस इज़ कॉल्ड फूड। अब आप डब्बा बंद लाए, उस पर 1 साल की पैकेज वो है एक्सपायरी डेट, तो जो डब्बे में 1 साल तक बिना ख़राब हुए रह सकता है, इट इज़ नो लॉन्गर ए फूड, इट इज़ ए आर्टिफिशियल फैक्ट्री क्रिएटेड ईटेबल गुड। इसका हमारा ग्रुप अब ये डेफिनेशन दे रहा है, आर्टिफिशियली मेड, फैक्ट्री में मेड ईटेबल गुड। जो शिशुओं का डब्बा बंद आहार था जी, उसमें बात ये सिरे चढ़ी कि कानून बहुत अच्छा बन गया, IMS एक्ट कहते हैं, लेकिन इतनी लॉबी स्ट्रांग है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देने पर। ताकतवर लोग हैं। फिर हमने अभी 5 साल से पीछे एक संस्था है नापी जी, न्यूट्रिशनल अलायंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन्होंने या पैकेज फूड की, बाकी सारे जंक फूड की, पहले हमने परिभाषित किया जंक फूड क्या है, तो उसका परिभाषा है हाई इन फैट, शुगर एंड साल्ट, एक लिमिट है। जैसे WHO ने लिमिट रखी शुगर और फैट की कि प्रति 100 ग्राम 6 ग्राम से ज़्यादा तो चीनी नहीं होनी चाहिए और 8 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं होनी चाहिए। दैट ऑल्सो दे आर टॉकिंग ऑफ गुड क्वालिटी फैट। यहाँ पे सारा पाम ऑयल है तो वो बैड क्वालिटी ऑफ फैट है। आजकल के पॉपुलर ब्रांड, मैं नाम आपको लेने में हिचकिचा नहीं रहा हूँ, कि ओरियो, उनके लेबल पे लिखा हुआ है इस करके देयर इज नो प्रॉब्लम। जी, 41 ग्राम के करीब चीनी है 100 ग्राम के पैकेट में। 100 ग्राम के पैकेट में 6 ग्राम के अगेंस्ट 41 ग्राम्स चीनी, 4-6 गुना ज़्यादा। हाँ जी। तो हमने अभी एनालिसिस किया है बहुत सारे ब्रांड नेम्स का, और उनका अपना ही लेबल पढ़ के बता रहे हैं हम उनको कि आपने ये लिखा है। तो हम गवर्नमेंट के साथ, अब FSSAI के साथ कई दिनों से बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मोटापा इस करके ज़्यादा है। अब वो छोटे परिवार हो गए, बच्चे कम हो गए। हमको तो जैसे 5-6 बच्चे होते थे तो एक पैकेट बिस्कुट आता था, एक 2 बिस्किट मिलते हैं। अब वो एक पैकेट खाते हैं पूरा। तो उसमें इतनी सारी चीनी और इतना सारा घी, और उसके बाद हम अपना बस्ता फेंकते थे, निकल जाते थे, 6 बजे माँ पकड़ के लाते थे। सारे वैसे ही घूमते रहते थे बिना मतलब ही, चाहे पेड़ पे चढ़ गए, छलांग मार दी, रजवाए में कूद गए, तैर लिए। आउटडोर एक्टिविटी होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं तो शहर के बच्चे तो हम शहर में भी साइकिल लेके घूमते रहते थे, इधर से उधर से इधर, पैदल अपने दोस्त के घर चले गए। तो 6 बजे हमारी 2 से 6 बजे की पूरी एक्टिविटी होती थी। वो है रिप्लेस्ड बाय मोबाइल एंड टीवी भी हुई। तो मोटापे का जो परिभाषा है वो कैलोरी इनटेक मोर देन कैलोरी एक्सपेंडिचर है। ऐसे कुछ नहीं है कि जी 1000 कैलोरी खाओगे तब मोटापा हो ना। आपने 1000 खा के और 1000 बर्न कर दी तो बराबर हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन यहाँ कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट की। तो इसमें हमें अच्छी सफलता मिली है ये इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कल परसों में जी इनको वार्निंग दी है कि मैन्युफैक्चरर्स को कि 3 महीने के अंदर अंदर फ्रंट पेज पे ये अमाउंट ऑफ फैट, शुगर एंड साल्ट मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। पीछे लिखे होते हैं ना कई बार, देखिए जैसे एक पॉपुलर ब्रांड है जूस का, तो उसमें आपको सामने से देख के नहीं पता लगता, आप पीछे जाएंगे छोटे से उसमें लिखा हुआ है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
तो ऐसा छोटा लेबल, तो हम अब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे लेबल पढ़ें, लेबल एनालाइज करें। और अब ये मोटापे से लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन वो पहले कम वजन वाली लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो वहाँ का वहाँ है। कम वजन के भी वही प्रॉब्लम, कम वजन के भी उतना ही है। कुपोषण, कुपोषण अब दोनों तरह का देख रहे हैं हम। मोटापा भी कुपोषण है और कम वजन भी। अब नाउ वी आर सीइंग बोथ स्पेक्ट्रम्स। तो डॉक्टर साहब, बच्चे स्वस्थ रहे उनको क्या खाना चाहिए और कैसी एक्टिविटी करनी चाहिए? ऐसा देखो जी, स्टार्ट से करें ना 0 डे से, 6 मंथ्स केवल माँ का दूध, 6 महीने से 2 साल दूध माँ का, प्लस और दूध नहीं, प्लस और खाना। 6 से 2 साल तक भी माँ का ही दूध है, बाकी खाना माँ का दूध, दूध का खाना माँ के दूध से चलता रहेगा, बाकी ऐड ऑन फूड। अब जो फूड ऐड करना है, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है उसकी, लोकली प्रोड्यूस फूड। हमारी जो अच्छी किताबें हैं और पॉलिसी मैटर्स हैं, जो आपके आसपास के खेतों में उगता है, वो आप मिलियन ऑफ ईयर से आपके पॉपुलेशन ने सेलेक्ट कर लिया होता है पहले ही कि ये इसमें से ये चीज़ हमारे खाने योग्य है जी। ठीक है ना। अगर हमारे नॉर्मल खाने में आयरन की कमी है तो बाजरे में आयरन होता है, गुड़ में आयरन होता है, तो इतनी इतनी डली गुड़ की साथ में ऐड होगी तो वो लाखों साल के जैसे ईटिंग पैटर्न एक जगह पे उगता है, तो वो अपने आप लिंक हो जाता है। अब ये डब्बे वाले प्रोडक्ट्स ने आके उस लिंक को तोड़ा है। वो जौ भी पैकेट में दे रहे हैं, वो मक्का भी पैकेट में दे रहे हैं, वो पैकेट में रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं जी। जबकि हमारे हरियाणा के लोगों को आदत है, हरियाणा पंजाब को तो आदत है, खेत में से गए पाड़ा और खा लिया, और रोटी भी हाथ पर रख के खाते थे। हाँ जैसे भी खा लो मतलब पर अब अपने खेती आई तो खेत अपना में गए 306 की गेहूँ अलग से निकाल के रख ली, मूली गाजर उखाड़ी और खाली वहीं पे खाली धो के। वहीं ट्यूबवेल में नहा लिया, ट्यूबवेल पे साल धो में के। खा के आ गए। सो खाने का मैं परिभाषा बताता हूँ, 4 हिस्सों में करते बांट देते हैं हम इसको शाकाहारी भोजन के लिए। तो एक हिस्सा है अनाज, जी। उसमें गेहूँ हो गया, चावल हो गया, हमारे बाजरा हो गया, ठीक है। अभी जो मिलेट्स के लिए प्रधानमंत्री ने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको मिलेट्स खाने नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि आयरन कंटेंट गेहूँ में नहीं है ना चावल में, बाजरे में। हाँ, अनलेस एंड अनटिल HAU वाले यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कल को आयरन रिच कोई वैरायटी बना लें, ठीक है ना, जीन डाल के कोई, तो तब तो उसमें तो एक हिस्सा अनाज है, एक हिस्सा दालें, सारी मिक्स्ड। रोटी हम 10% चना तो ऑलमोस्ट मिला कर खाते हैं। बच्चे के लिए मैं कहूँगा कि आधा चना मिला दो, 50-50 या बेसन बना दो, हाँ मिला दो, एक हिस्सा दालें, एक हिस्सा ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेज का मतलब गाजर, मटर, गोभी और मल्टी कलर्ड वेजिटेबल, सरसों का साग, पालक का साग, बथुआ सर्दी में। समस्या ये है। और एक हिस्सा दूध, दही, लस्सी। ये 4 भाग में किसी भी एज अप्रोप्रिएट खाना बना के, बच्चा छोटा स्टार्ट किया हमने तो आटे सूजी को घी में भून के दूध में उबाल दो, वो खीर बना दो, उससे और बड़ा हो जाए फिर दलिया दे दो। बिल्कुल 6 महीने का तो दलिया का दाना भी नहीं खा सकता, उससे बाद दलिया कर दो, उसके बाद रोटी कर दो, रोटी को दाल में पीस दो। पर ये 4 भाग खाना खाने से ही पूर्ति होगी। प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आ गई है कि आजकल की खेती में तो बथुआ भी नहीं मिल रहा बच्चों को। अब मैं क्या बताऊँ उनको, है तो वो भी उसमें रासायनिक इतने ज़्यादा है कि वो नहीं, वो ये नहीं है, वो बथुआ तो गेहूं के साथ उगता है, वीड है वो तो नेचुरल उगता था। वो गेहूं को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड डलते हैं उसमें बथुआ किल हो रहा है। अब बथुआ नहीं। 4-5 दिन पहले मैंने कहा एक बंदे को, मैं कहा अब कम से कम बथुआ तो बता लेने दो, क्या खाऊं मैं, करते रहते हो सारा दिन। कहता जी 4 खेत आंड है बथुए की, एक गट्ठी मुझे ये तो दिखाई, मुझे लाई लेके आया, इट वॉज अवेलेबल फॉर फ्री। इसमें यहाँ पे मेन बात ये है, फ्रूट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जी, सब्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रूट नहीं, सब्जी। अब जो फैशन फ्रूट है वो बिल्कुल ही गलत है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। ये कह सकते हो आर्टिफिशियल है वो भी एक तरीके से। नहीं, क्योंकि देखते हैं उसमें फ्रूट की प्राइस से नहीं जोड़ना उसकी क्वालिटी को। जैसे अनार खाने से खून नहीं बढ़ता है, वहम है लोगों को। हाँ, ये गलत बात। लाल रंग का नहीं होता आयरन काले रंग का होता है और हरी सब्जी में होता है, सरसों के साग में होता है।
या वेजिटेबल को लोहे की कढ़ाई में बनाओ, तब आयरन की मात्रा बढ़ाई जा सकती वो है। कहते हैं खून कम है, इसको अनार खिला दो, ऐसा कहते हैं। तो ये आम बहुत बड़ा मतलब दुष्प्रचार है। ऐसे अलग अलग तरह के दुष्प्रचार। आंवले में कहते हैं जी आंवले विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है, जरा से भी हीट लग जाए, चाहे आप मुरब्बा बनाओ या पिकलिंग करो, ठीक है जी, प्रिजर्वेशन की, उसमें विटामिन सी विल बी लॉस्ट, गायब हो जाता है। हाँ जी। आंवला कच्चा खा नहीं सकते, वो इतना कड़वा होता है, बच्चों का नहीं, बच्चे तो नहीं खाएंगे। तो विटामिन सी हरियाणा में किस में होती थी सबसे ज़्यादा? आंवले से भी ज़्यादा बेर में, बेर में होती थी, हाँ, जो बड़वे अमरूद में होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके चारों तरफ प्रकृति फ्रूट उगा सक रही है, इसका मतलब आपकी जो जाति है इस इलाके की, उनके लिए वही अप्रोप्रिएट फूड है। नहीं, अब तो बच्चे कहते हैं, वो आके कहते हैं जी कीवी खा रहा है जी, और फ्रूट जूस पी के समझते हैं बहुत कुछ खा लिया। फ्रूट जूस सबसे निकृष्ट भोजन है। फ्रूट जूस, हाँ, इट हैज़ ओनली शुगर, कुछ भी नहीं है, शुगर का पीना ही नहीं सोल्यूशन चाहिए है। कभी। नो, बिल्कुल भी। मेरे पास ऐसे बच्चे जो अखाड़े में कुश्ती वगैरह सीख रहे होते हैं, पहलवानों के बच्चे, वो भी Sports आते हैं, उनको वहम हुआ कट्टे के कट्टे उसके लाई जा रहे हैं, मौसमी के मौसमी के। दैट इज नॉट ए फिट थिंग फॉर पहलवान। तो फ्रूट आज के टाइम में कौन सा फ्रूट खाए आप? तो जब ऐसी बातें करें तो क्या खाए? बनाना सबसे अच्छा बच्चों के लिए। जी। अमरूद जब आ जाए, अमरूद ले लो। पपाया, पपीता है, वो एटलीस्ट ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में उगता तो है कहीं पे। हाँ, पपीता तो मिल जाता है, इजी ठीक अवेलेबल है भी ना है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से दूर से आ जाएगा, तो मतलब महाराष्ट्र से आ जाएगा या साउथ से आ जाएगा, इंडिया से, तो 1-2 दिन के सफ़र में पहुंच जाएगा जहाँ से उतरेगा। सीजनेबल फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, उसमें विटामिन ए होती है, येलो फ्रूट जो है उसमें विटामिन ए होती है, बट नॉट कीवीज, ये अनार, चीकू पीकू, इनमें ड्रैगन फ्रूट है आ गया आज के दिन। सो नाम ही ऐसा है उसका। मेडिकली दे हैव नो वैल्यू। जी जी। तो 6 महीने से अगर मैं कहूँगा पहला फल, तो आई विल स्टार्ट बनाना। बनाना में पोटेशियम होता है, पेट बहुत ठीक रखता है वो, उसमें कैलोरीज होती हैं। छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। अगर बच्चे में ओवरवेट है तो क्या किया जाए? ओवरवेट तो उसका बिस्कुट खा के होगा, जंक फूड वही बंद कर, हाँ, जंक फूड सारा बिल्कुल बंद करा दे। ओवरवेट 2 चीज़ों के मिश्रण से होगा, 2 बुराइयों से, जंक फूड का सेवन और मोबाइल गेम्स की जगह, आउटडोर प्ले की जगह बंद के बैठना टीवी के आगे और मोबाइल पे। इन दोनों से अगर तौबा होगी तो बच्चे का ओवरवेट नहीं होगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे जैसे अभी ये मौसम है, अभी फसल कटाई का मौसम है, तो काफ़ी बच्चों में वो खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में कैसे एहतियात बरतें? नहीं, उनको बच्चों को जिनको वीट मोल्ड होती है वीट के ऊपर, उनसे जो एलर्जी है उसको तो फिर ट्रीट ही करना पड़ता है हमें। कई बच्चों जिनको पता होता है ना पहले, उनको हमने पहले दवाइयाँ देती हैं, उनको अस्थमा की तरह ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो और कोई वैक्सीनेशन रास्ता भी नहीं। करवा सकते हैं? नहीं, वैक्सीनेशन कोई नहीं है अस्थमा का। नहीं, ऐसे कहते हैं कि जिसको एलर्जी है तो वो पहले वैक्सीन लगवा ले, 1 महीना 2 महीना पहले। वैक्सीन नहीं, एलर्जी की कोई वैक्सीन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। इन्फेक्शन की कंट्रोल की वैक्सीन। वैक्सीन आर ओनली फॉर इन्फेक्शन डिजीज प्रिवेंट। एलर्जी बहुत तंग करती हो तो एलर्जी से डिसेंसिटाइजेशन अब करने लगे हैं, पर प्रैक्टिकेबल नहीं है वो, जी। बड़ा जटिल सा प्रोसीजर है, अनलेस एंड अनटिल बहुत, पर उसका भी इफेक्ट कोई आता नहीं है। क्योंकि जो सांस की एलर्जी है ना, सबसे ज़्यादा होती है 90% डस्ट माइट से। डस्ट में जूं की प्रजाति का कीड़ा होता है, बिल्कुल बारीक, उसको डस्ट माइट कहते हैं। उसकी ड्रॉपिंग से या उसके इनहेल होने से, डस्ट के पार्टिकल से नहीं, उस डस्ट माइट से एलर्जी होती है। वो 90% तो उसी से होती है। तो उसके लिए मेडिसिन है? उसके लिए उसको कंट्रोल, उसको अगर ज़्यादा एक्सप्रेशन हो जाते हैं एलर्जी का, तो वी हैव टू कंट्रोल बाय गिविंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, या जैसे भी रेस्पिरेटरी एलर्जी है तो उनको फिर अस्थमा की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है, जैसे नेबुलाइज किया जाए। हाँ, नेबुलाइजर इनहेलर ड्रग्स होती हैं। वो नेबुलाइज और इनहेलर ड्रग्स कुछ नहीं है। अब आगे वाले 5 सालों में 10 सालों में
हमको ड्रग्स की नई फॉर्म देखने को मिलेगी जिनको टारगेट ऑर्गन ड्रग्स कहेंगे। मतलब लीवर की दवाई लीवर पे ही जाएगी, बाकी बॉडी में नहीं भ्रमण करेगी और साइड इफेक्ट नहीं देगी। कैंसर में तो आ भी गई हैं टारगेटाइज्ड। तो ऐसा इनोवेटिव काम हो तो रहा है। ये इनहेलर्स सिर्फ सीधे सांस के रास्ते में दवाई फेंकने का तरीका है। तो इनहेलर्स अगर यूज़ करने से दुनिया वैसे घबराती है, पर उनको ये पता नहीं लगता कि इसमें तो बहुत महीन क्वांटिटी में ड्रग ऐसा जा कहते रही हैं है। डॉक्टर साहब कि इनहेलर अगर यूज़ करने लग गए एडिक्ट हो जाएगा, उससे बगैर रह नहीं पाएगा नहीं, कोई भी देखिए, इंसान, बच्चा। एडिक्शन का तो वर्ड ही गलत है ना सर। एडिक्शन होता है अफीम जैसी दवाइयों से, नशीली दवाइयों से एडिक्शन होता है। दो चीज़ें कहते हैं हम, हैबिचुएशन और एडिक्शन। यहाँ मैं क्लियर करता हूँ। जैसे चाय और कॉफ़ी से हैबिचुएशन होती है, एडिक्शन की परिभाषा होती है कि सिर पे, मस्तिष्क पे काम करने वाली दवाइयाँ जो नशीली दवाइयाँ होती हैं। नशीली दवाइयाँ ना हो तो उनको एडिक्शन वाली ड्रग्स नहीं कहते। एडिक्शन ड्रग्स वो होती हैं कि ये एक बारी जो इफेक्ट आया आपको, जैसे अल्कोहल है, आपने किसी ने 30 ml लिया तो उससे जो माइंड पे इफेक्ट आया, आहिस्ता आहिस्ता उसको 60 ml से वही इफेक्ट आएगा। तो एडिक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जिनकी मात्रा बढ़ानी पड़े वही इफेक्ट जनरेट करने के लिए, और जिनको विड्रॉ करने पे एक वेल डिफाइंड विड्रॉल इफेक्ट आए। सो अगर माइंड पे एक्ट नहीं कर रही तो वो एडिक्टिव ड्रग नहीं है। हाँ, दे आर नीडेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। वो अस्थमा वाले पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि गोली खाएगा तो गोली भी उतनी लंबी खानी पड़ेगी, पर गोली में 2000 माइक्रोग्राम ड्रग जाएगी तो इनहेलर में वही ड्रग 100 माइक्रोग्राम है। मतलब इनहेलर ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव भी है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। टारगेट ड्रग है, सीधा वो उस जगह पे जा रही है दवाई और 100 माइक्रोग्राम रहेगी। 2 मिलीग्राम की जब गोली खाऊंगा मैं, पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड से घूम के फेफड़ों पे आएगी, तो सारी बॉडी का चक्कर काट के वो तब फेफड़ों में उपलब्ध। यहाँ से इनहेल किया तो सीधा वो उस जगह पे जाएगी जहाँ पे डिजीज़ है, और वहाँ से अब्जॉर्ब नहीं होगी। इनहेलर ड्रग्स को डिज़ाइन भी ऐसे करते हैं कि वो खून में अब्जॉर्ब भी ना हो ज़्यादा। सो इस करके सेफ भी हैं, बेटर भी हैं। तो दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और क्वालिटी मेडिसिन और बच्चों की बीमारी, मोटापा और ओवरवेट और कम वेट के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत की। काफ़ी नॉलेजेबल बात इन्होंने की डॉक्टर साहब ने। तो आपको ये कैसा लगा हमारा ये चर्चा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।